हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी बिहार। इस वीडियो के अंदर हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर हम दोनों ही टॉपिक कवर कर लेंगे क्योंकि ज्यादा इसमें कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिसको बहुत अच्छे से रट के रखना है क्योंकि क्वेश्चंस उसी डायमेंशन से पूछेगा। ठीक है, तो पिछले वर्ष का जो सर्वे प्रेजेंट किया गया था 25-26 का वो, और जो इस वर्ष के लिए बजट है 26-27, इसको कंसिडर करेंगे। इसके नोट्स देखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ वो 5-6 डायमेंशन ही यूज किए हैं जो बीपीएससी बार बार पूछती है। मैंने 3 से 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर सोर्स ट्रेस किया है, तो उनके सोर्सेज की ट्रेसिंग पे जो मुझे दिखे, ट्रेंड्स दिखे कि क्या क्या डायमेंशन को पूछती है बीपीएससी सर्वे और बजट से, क्या क्या पूछती है, मैंने उस नॉलेज को यूज किया है। साथ ही जो रिसेंटली ऑडिटर का एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, जुलाई में जो एग्जाम हुआ, एनवायरमेंटलिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसके साथ स्टेनो का एग्जाम हुआ था, इन सभी एग्जाम्स में सर्वे और बजट से क्वेश्चंस हैं। जिन जिन डायरेक्शन से क्वेश्चन, जिन जिन एरिया से क्वेश्चन है, उन्हीं एरियाज को कवर किया गया है। उसके आगे पीछे जो भी 1-2 वर्ष का डेटा वो पूछते हैं, हमने सिर्फ वही यूज किया है। हमने ज्यादा इसमें भर भर के इन्फॉर्मेशन नहीं डाली ताकि ये हार्ड टू रिमेंबर हो जाए। ठीक है, मेमोराइज करना इजी रहेगा तो आपको अपने लर्न किए हुए डेटा पे कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर आप क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे। बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से लर्न किया रहे ना, तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स फेच करके देता है आपको। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी, हमें जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको देखना है कि ये कौन प्रेजेंट किए थे इस इकोनॉमिक सर्वे बजट को। तो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव इसको प्रेजेंट किए थे। ही इज फ्रॉम जेडीयू, और ये जो है 20वां बिहार का इकोनॉमिक सर्वे था। ठीक है, 2025-26 वाला सर्वे 20th सर्वे था। अच्छा, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है कि बिहार ने पहला इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया था। तो ये 2007 में प्रेजेंट किया गया था फॉर द ईयर 2006 एंड 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कि बिहार का जो जीएसटीपी है 2024-25 के लिए वो कितना है, तो वो है 5,31,372 करोड़। ये कांस्टेंट प्राइस पर है, यानी कि इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया गया है। 2011-12 के समय जो इन्फ्लेशन था उस इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बिहार कितना एक वर्ष के अंदर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है, वो है 5 लाख करोड़। ठीक है, 5.3 लाख करोड़, रफ रफ याद रखिएगा। लेकिन बीपीएससी जो है कई बार ऐसा पूरा डेटा ये 5 और 6 डिजिट पूछ देगी, इसलिए आप इसको लर्न करेंगे, यू हैव नो चॉइस। ये 2024-25 का डेटा। अच्छा, बजट जिस जिस वर्ष का डेटा स्टेट करते हैं ना, साथ में वो ईयर मेंशन करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में भी वैसे ही ईयर मेंशन रहेगा, तो आपको ईयर के साथ ध्यान रखना है कि किस वर्ष के बारे में डेटा आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, करंट प्राइस पे जीएसडीपी क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है करंट प्राइस पे हुए 9,91,997 करोड़ है, तो कुछ 9.9 लाख करोड़ है ये। मतलब अभी जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, अभी जो प्राइसेस है, उस हिसाब से हम 10 करोड़ के आसपास का जीएसडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जीएसडीपी है बिहार का। फाइन, तो आप इन दोनों को लर्न करेंगे। ये भी पीवाईक्यू है, पूछ चुकी है बीपीएससी, जीएसडीपी आंकड़ा पूछ चुकी है पूरा का पूरा, ऐसे 6 डिजिट्स। नेक्स्ट, बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, तो कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस अगेन इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब 2011-12 के रेट पे अगर हम देखें, उस वर्ष जो इन्फ्लेशन था, उस वर्ष जो दाम चल रहे थे चीजों के, उस दाम के हिसाब से देखा जाता है ग्रोथ रेट कितना है। इससे रियल ग्रोथ पता चलती है, क्योंकि करंट प्राइस में क्या होता है ना कि आप इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करते हो तो देखने में लगता है कि अरे बहुत तरक्की कर ली है कि नहीं। सपोज आपकी सैलरी 2011-12 में आपके पिताजी की जो सैलरी होगी वो कंपेयर टू आज की उनकी जो भी सैलरी होगी, या फिर आपकी, फिर वो समरी जो कि उस टाइम पे काम करते थे, इमेजिन करिए कि आपकी फैमिली में कोई भी एल्डर है, उनकी जो भी सैलरी रही होगी और अभी जो उनकी सैलरी है, उसके अंदर जो फर्क है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है ना। मतलब आपको डियरनेस अलाउंस मिलती है। क्यों मिलती है डियरनेस अलाउंस, क्योंकि वो महंगाई को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो इंसान के खर्चे भी उसी दर से बढ़ने चाहिए। अगर वो एडजस्ट करके सैलरी नहीं देंगे तो बहुत डेफिसिट हो जाएगा आपके खुद के बजट के अंदर, है ना। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है आपकी सैलरीज में, उसी तरह से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हम जीएसडीपी को भी नापते हैं ताकि हमको रियल ग्रोथ पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.6% है कांस्टेंट प्राइस पे 2024-25 के लिए। लेकिन करेंट प्राइस पे आज के रेट के हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट है 13.1%। मतलब हम पिछले वर्ष के हिसाब से इतना ग्रो किए हैं जीएसडीपी के उत्पाद, जीएसडीपी के प्रोडक्शन में। नेशनल लेवल पे जो हमारा नेशनल लेवल है वो 9.8% जीडीपी ग्रोथ रेट है, लेकिन इंडिया का जो है वो इतना है, सॉरी 13.1 है। तो ये इससे कंपैरिजन है, तो इंडिया का ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी बिहार का ज्यादा है,
ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सर्वे की स्टेटमेंट है। ओवर द पास्ट 3 years बिहार इकोनॉमिक सर्वे बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ हैज कंसिस्टेंटली आउटपेस्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ। मतलब पिछले 3 वर्षों में बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को हमेशा आउटपेस किया है। मतलब ये जो 3 इयर्स हैं, आपको ये याद रखना है कि 3 वर्ष के लिए बोला है इन्होंने, कंसिस्टेंटली आउटपेस किया है। जी हाँ, ये सर्वे बोलता है, बोथ एट करंट प्राइस एंड एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये स्टेटमेंट आएगी तो एक बार देख के लग सकता है कि तो बहुत एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट है, क्या पता एक वर्ष में आउटपेस ना किया हो, एक वर्ष में बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट, बिहार का जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो इतना ना रहा हो जितना इंडिया का है। तो आपको वो चीज डाउटफुल ना लगे ड्यूरिंग द एग्जाम, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो सर्वे में आया है एज इट इज, कि पिछले 3 वर्ष में बिहार की ग्रोथ जो है ज्यादा है इंडिया की ग्रोथ से, और कांस्टेंट प्राइस पे भी करंट प्राइस पे भी। इसको मेमोराइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट, वो जो बिहार का जो जीएसडीपी प्रोडक्ट है, ग्रॉस जीएसडीपी प्रोडक्ट, वो करंट प्राइस पे किस किस वर्ष में कितना कितना रहा है, ठीक है। तो करंट प्राइस पे देखिए 17.9% था 2022-23 में ग्रोथ रेट। मतलब पिछले वर्ष से 21-22 से तुलना में 22-23 के अंदर ग्रोथ है 17.9% की रजिस्टर हुई थी, जबकि इंडिया की ग्रोथ 1 सेकेंड, जबकि इंडिया की ग्रोथ 14% थी। वैसे ही 23-24 में कुछ 14.9% ग्रोथ रेट था बिहार का, बिहार के जीएसडीपी का, इंडिया का 12% था। 24-25 का डेटा देखिए 13.1% था, इंडिया का 9.8% था। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, पूछ चुकी है बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस, इसलिए मैं दे रही हूँ। साथ में नीचे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है टू मेक इट इजी फॉर मेमोराइजिंग। इस तरह से लैडर है, आप देख सकते हो, जैसे स्टेयर्स टाइप का स्लोपिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रखना कि घट ही रहा है ये ग्रोथ रेट। तो 17.9 से 14.9, फिर 13.1, 22-23, 23-24, 24-25, ये बिहार का है। इंडिया का ट्रेंड ये रहा 14%, 12%, 9.8%, ये इन वर्षों के लिए। तो थोड़ा सा, या तो आप इसी डायग्राम को बना करके अपने स्टडी डेस्क पे जहां पे पढ़ते हैं वहां पे आगे चिपका लीजिए, डेली देखिए उठते बैठते हुए, इन नंबर्स को लर्न करिए, और फिर लर्न करके ना बंद करके जो भी आप सामने लगा कर इमेज रखे हुए हैं, जहां से भी जिस भी सोर्स से लर्न किया है उस सोर्स को बंद करके फिर आप खुद से लिखिए कि आप लर्न कर पाए हैं, याद हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि बिना देखे हुए आपको डेसिमल के बाद का भी पॉइंट याद हो, इन्हीं डेटा का, सबका नहीं बता रही हूँ, जिस जिसको बोल रही हूँ उसको ध्यान से रखिएगा। तो इसको तो रटना पड़ेगा कि जीएसडीपी ग्रोथ रेट का ट्रेंड क्या रहा है। अब देखिए करंट प्राइस पे तो ऊपर देख लिया, कांस्टेंट प्राइस पे 2011-12 के हिसाब से होता है कांस्टेंट प्राइस, अभी हमारा चेंज नहीं हुआ है इस वर्ष तक तो, ठीक है। तो बिहार का जो है 8.6% था ग्रोथ रेट, और इंडिया का 6.5, तो अगेन बिहार का ज्यादा है। देख रहे हैं यहाँ पे 2024-25 का डेटा है ये। 2024-25 में बिहार का कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी ग्रोथ रेट 8.6% है, इंडिया का 6.5। अब देखिए जीएसवीए ग्रोथ रेट 24-25 में अलग अलग सेक्टर्स का देखेंगे हम, प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है। तो दिस इज ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है। जीडीपी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है डेटा, इट्स मोर और लेस लाइक जीडीपी, पर उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बीपीएससी इतना डिफरेंस नहीं पूछ रही है आजकल। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या ग्रोथ रेट आया है, तो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 4.1% है कांस्टेंट प्राइस पे, लेकिन करंट प्राइस पे वो 9.6% है। सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 11.1% है कांस्टेंट प्राइस पे, और 15.5% है करंट प्राइस पे। टर्शरी सेक्टर जिसके अंदर सर्विसेज आ जाती हैं सारी की सारी, ठीक है, वो ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ट्रेड वगैरह हो गया, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, इसके अंदर एग्रीकल्चर आ जाता है, फाइन। तो टर्शरी का 8.9% है, और करंट प्राइस पे देखो 13.5। तो अगेन आपको ये एक तरह का ये ग्राफ मिल रहा है जिससे आप बेटर समझ पाएंगे, आपको इजी होगा लर्न करने के लिए, है ना। 4.1, 11.9, 11.1, 8.9, सो दिस इज काइंड ऑफ ऐसा कुछ बन रहा है। तो जीएसपी ग्रोथ रेट क्या रखेगा, और हमेशा हम इस तरफ प्राइमरी रखते हैं, इस तरफ टर्शियरी रखते हैं। तो अगर आपको ट्रेंड इस तरह का इमेज भी याद रहेगा ना कि ऐसे बार ग्राफ जा रहा था, तो आप रिकॉल कर पाएंगे, है ना, कि ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा सेकेंडरी में होगी, और उसके बाद सेकेंड टर्शियरी में होगी, एंड देन प्राइमरी में होगी। तो थोड़ा सा खुद से इमेजेस को बना करके लर्न करने की कोशिश करेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2020-21 से लेके 24-25 के बीच में सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो हमने देखा शेयर कितना था। अब हमने ग्रोथ रेट देख लिया, उसके बाद हमको शेयर भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के टोटल जीएसडीपी के अंदर किस सेक्टर का कितना
भागीदारी रहता है। ये क्वेश्चन भी पूछती है, ये भी फेवरेट एरिया है उनका। तो सेकेंडरी सेक्टर का जो देख रहे हैं, इनका बहुत अच्छा एक सब्सटैंशियल इंक्रीज है। ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे लगाए हैं क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूछती है। तो बिहार जीएसवीए हैज एट कांस्टेंट प्राइस इंक्रीज सब्सटैंशियली। तो ये वर्ड देख करके घबराना नहीं है कि सब्सटैंशियली है भी कि नहीं है, नहीं है। इट हैज इंक्रीज सब्सटैंशियली फ्रॉम व्हाट 21% टू 26.8%, इतना ग्रोथ है। तो आप देख सकते हो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर क्या है, 26.8% 2024-25 में। वैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या है, आप डिक्लाइन देख रहे हैं, 21.9 से 18.3 हो गया है। तो मतलब अब प्राइमरी सेक्टर बिहार के उत्पाद में, उसकी जीएसडीपी में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, 18.3%। पहले 21 ऑलमोस्ट 22 के आसपास आंकड़ा था, 4% के आसपास घटा है। टर्शरी में अगेन डिक्लाइन है क्योंकि ये सारा का सारा जो शिफ्ट है वो सेकेंडरी की इंक्रीज की तरफ जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को काफी बल दिया जा रहा है और जरूरत भी है बिहार में, काफी बैकवर्ड रह गया है बिहार इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ये बहुत अच्छा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, नए तरीके के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का। तो बिहार से पलायन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा, इसलिए इस पर सरकार भी बल दे रही है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए हम ग्रोथ विटनेस कर पा रहे हैं। तो टर्शरी सेक्टर आप देख सकते हैं 57% से घट के 54.8, ऑलमोस्ट 55%, थोड़ा सा डिक्लाइन है इसके अंदर। तो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर क्या है, टर्शरी याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा कॉन्ट्रीब्यूटर है जीएसवीए में, सेकेंडरी है। उसके बाद कौन सा है, प्राइमरी है। सो ये उल्टा है, 3 to 1 ऐसे याद रखना है, ठीक है। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट शेयर, ये भी इनका फेवरेट है। इस तरह से भी पूछते हैं कि कौन से सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो इंडिया और बिहार दोनों का डेटा है 23-24 का, देखते हैं। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, 54%, लेकिन जीएसवीए मात्र 18%। मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है बिहार की एग्रीकल्चर, इससे ज्यादा उत्पाद नहीं हो पा रहा। जितने लोग इन्वॉल्व हैं, इसका आउटपुट रेशियो काफी कम है, ठीक है, बिहार के अंदर। ये एक चीज आप यहाँ पे डिसिफर कर सकते हो। दूसरी चीज सेकेंडरी सेक्टर का देखिए, सेकेंडरी सेक्टर का देखिए 24% है यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड और 26% के आसपास जीएसडी पे। तो इसका ठीक ठाक आउटपुट है, जितने लोग एम्प्लॉयड है कंपेयर टू जितना ये उसके आउटपुट दे रहा है, उसका जो फल दे रहा है, ये ठीक है। इनफैक्ट और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा मैकेनाइजेशन होती है, तो और मल्टीप्लाइड होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन और ज्यादा होना चाहिए इसका। देन सेकेंडरी में आप देखो मात्र 22% लोग इन्वॉल्व हैं और ये सबसे ज्यादा 54% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। सॉरी, टर्शरी, सेकेंडरी टर्शरी जो है 54% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीएसवीए के लिए, और 22% ही लोग यहाँ पे एंगेज्ड हैं, सबसे कम लोग इसमें एंगेज्ड हैं। तो ये ध्यान से इस कंसेप्ट को, इस चीज को बसा लीजिए कि टर्शरी में सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा आउटपुट है, जीएसवी सबसे ज्यादा है लेकिन एम्प्लॉयड सबसे कम लोग हैं। वहीं प्राइमरी में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन आउटपुट सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम जीएसवीए है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का देख लेते हैं, ट्रेंड लगभग वैसा ही है। सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में एम्प्लॉयड है, 46% लोग खेती बाड़ी में। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर जो हो गया इंडस्ट्री वाला, इसमें 54% लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड, 24% लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, ठीक है। और टर्शरी के अंदर 30% लोग एम्प्लॉयड है। ये इंडिया का डेटा है, तो आपको ये लर्न करना है, नो अदर वे आउट। अब देखते हैं पर कैपिटा जीएसडीपी। तो पर कैपिटा जीएसडीपी क्या होता है, टोटल जो भी स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पर कैपिटा जीएसडीपी मिल जाता है। मतलब हर बंदे के हिस्से में कितना पैसा बन रहा है, ठीक है, कितना टोटल वर्ष में उसका एक साल के अंदर प्रोडक्शन का कैपेसिटी एंड ऑल। तो ये देखिए, तो आपने देखा कि कितना है हमारा बिहार का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है, ये इंक्रीज किया है 2021 से लेके 24-25 के बीच में। 46,412 था, अभी 76,490 है। ये करंट प्राइस पे है, ठीक है। तो कांस्टेंट पे देखिए कितना है, 40,000। तो एक साल में एक पर्सन का पर कैपिटा अगर हम देखें, पर पर्सन अगर देखें तो 40,973। तो ये बहुत कम नंबर है, नेशनल कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से हम सबसे पीछे हैं, ठीक है। दिस इंडिकेट्स अ कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है जीएसडीपी का, इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है, आपको दिख रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बुरा है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन बिहार का ही पिछले वर्षों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब बेटर हो रहा है पहले से सिचुएशन। ये याद करिएगा इस चीज को, आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुअर परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो नहीं है। नहीं, हमारा ट्रेंड अपने लिए अपवर्ड है, बट हम नेशनल लेवल पे काफी
बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, हाईएस्ट ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस स्टेट का है पर कैपिटा जीडीपी, ये देखा जा रहा है तो पर कैपिटा में पटना सबसे ऊपर है, ऑफकोर्स कैपिटल है और बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो 2.41 लाख है यहाँ पे ईयरली, जहाँ पे बिहार का एवरेज 76,490 हो रहा है। पटना के बाद बिहार है, सॉरी बेगूसराय है जो कि 1.05 लाख का है, एंड देन मुंगेर में 93,000। तो ये PBM ये आपको याद करना पड़ेगा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है। और लोएस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, तो सबसे कम है सीतामढ़ी का, उससे थोड़ा सा ज्यादा कम, मतलब इसे डिक्लाइन कर देते हैं, शिवहर से भी कम अररिया, और उससे भी कम है सीतामढ़ी के अंदर पर कैपिटा जीडीपी। तो सबसे कम 24,332 है। तो ये स्टेट्स आपको याद होने चाहिए, सारे नॉर्थ बिहार में लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये सारे के सारे साउथ बिहार में लाई करते हैं। तो ये आपको याद करने के लिए आसानी होगी, और दिख रहा है कि जोग्राफिकल जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है, ये काफी हमको एक बिहार का एक इकोनॉमिक इशू भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे, है ना। ऊपर वाला एरिया फ्लड से अफेक्टेड रहता है नॉर्थ बिहार का, तो इस वजह से भी वहां पे बहुत बड़ा लॉस होता है जीडीपी का। ये सारे कारण हो सकते हैं। अभी फिलहाल ये मेंस में काम करेगा, प्रीलिम्स के लिए आपको डेटा याद रखना है। कितना है, 76,000 है, ये है करंट प्राइस पे, कांस्टेंट पे 40,000 है। सबसे ज्यादा वाले याद रखिएगा 2.41 लाख पटना है, सबसे कम वाले याद रखिएगा सीतामढ़ी है 24,332। अब आते हैं बाकी सारे सेक्टर्स का। प्राइमरी सेक्टर में भी कुछ ऐसे ही, देखिए इन सेक्टर्स को बीपीएससी पहले पूछी, इसलिए हम इसको कवर किए हुए हैं। बीपीएससी ने पूछा है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर का जीएसवी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल 23.1% कंट्रीब्यूशन है। मतलब एक सेकेंड रुकिए, हाँ लेट्स कंटिन्यू। तो ये 23.1% है। लाइव स्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 8.1% है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिहार की कितनी है, 1.52। मतलब 1.5 फसल इंसान एक साल में कितनी फसलें किसान अपने खेत से ले पाता है, उपजा पाता है, उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। तो एक साल में वैसे ये 2 या 2 के आसपास रहे, उसे ऊपर रहे तो बढ़िया माना जाएगा, पर बहुत सारे इकोनॉमिक, जोग्राफिकल और वेदर कंडीशंस की वजह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी थोड़ी कम है बिहार की। तो 1.52 के आसपास, मतलब मान लीजिए एक धान की फसल ले ली, फिर एक चावल की फसल, अगर 2 फसल इंसान ले लेता है तो अच्छी है। उसके बीच में भी लोग कोशिश करते हैं कि कोई इंटरमीडिएट क्रॉप, कोई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप वगैरह भी उगा लें अगर उनकी जमीन उस लायक है तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है। देखिए रिसेंटली जो 24-25 का है, इसमें 2.82 लाख है टोटल एक्सपेंडिचर, पहले से बढ़ा है, ये 1.66 लाख करोड़ था, और इस वर्ष 2.82 लाख करोड़, माफ करिएगा लाख करोड़, ये एक्सपेंडिचर है स्टेट का। अच्छा, इन्होंने एक्सपेंडिचर में किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से। एजुकेशन, नीतीश कुमार जी के आने के बाद से एजुकेशन पे काफी ज्यादा थ्रस्ट है। अभी ऑल्दो सीएम चेंज हो गए हैं, फिर भी अप्रोच सेम रखा गया है, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद आप बाकी सारे सेक्टर्स देख सकते हैं, बट आपको नंबर 1 ध्यान रखना है, रूरल डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है बिहार गवर्नमेंट, देन हेल्थ हो गया, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, ठीक है। ये वाला इस जो जिस तरह से ये प्रेजेंट किया गया है ना इनको, जैसे कि इन्होंने क्या क्या प्रायोरिटाइज किया, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, वाइल मेंटेनिंग फिस्कल प्रूडेंस थ्रू मॉडरेट बोरोइंग। इन्होंने अपनी फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन की है, बोरोइंग मॉडरेट करके और इफेक्टिव डेट सर्विसिंग करके अपने डेट को सर्विस किया, मतलब कर्जे को चुकाया है, उसके इंटरेस्ट को दिया है, फिर उसके जो भी प्रिंसिपल था उसको भी पे किया है। तो इन दोनों अप्रोचेस से मॉडरेट बोरोइंग करके इफेक्टिव डेट सर्विसिंग करके बिहार ने अपनी फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन की है। ये स्टेटमेंट आप रख लीजिएगा क्योंकि वो पूछ सकते हैं, देयर आर चांसेस ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी आप लास्ट में क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए रेवेन्यू रिसीट्स कितना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया। रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, पहले 1.28 लाख करोड़ था 2021 में, अभी 2.18 लाख करोड़ है, मतलब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। और टैक्स रेवेन्यू जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर प्रूव हो रहा है। कौन सा रेवेन्यू मेजर सोर्स है, टैक्स रेवेन्यू इमर्जिंग एज अ मेजर सोर्स। तो शेयर ऑफ टैक्सेस कितना है, जो रेवेन्यू अकाउंट में टैक्स आते हैं, जो रेवेन्यू अकाउंट में पैसा आता है उसमें जो टैक्स रिसीट्स का शेयर है वो पहले 70% था, अभी 80% है, 80% टैक्स रिसीट्स का शेयर रेवेन्यू अकाउंट्स में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है वो घटा है, तो वो कितना घटा है, 2% पे आ गया है 5% से। और ग्रांट इन एड भी डिक्लाइन हुआ है, मतलब अब ग्रांट इन एड पे नहीं,
खुद के रेवेन्यू के सोर्सेज से बिहार जो है अपने बजट को फाइनेंस कर रहा है, अपने खर्चे चला रहा है। तो डिक्लाइन जो है पहले 25% हम लोग ग्रांट इन एड लेते थे, अभी हमारे सोर्सेज में सिर्फ 14% है वो, ठीक है। तो 9% का डिक्लाइन है 4-5 साल में। इट्स अ वेरी गुड नंबर। आगे देखते हैं कि डेवलपमेंटल स्पेंडिंग जो है 2024-25 में ये 1,89,892 करोड़ की है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.9 लाख करोड़ कह सकते हो, इतने की डेवलपमेंटल स्पेंडिंग है। और ये जो डेवलपमेंट पे खर्चा है ये पूरे बजट का 2/3 खर्चा है। ये आंकड़ा भी याद रखिएगा, फ्रैक्शन याद रखिएगा, 2/3 जो है डेवलपमेंट के लिए जा रहा है। फिर देखिए कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम 2 चल रहा है, इसके अंदर 30 जिलों को सिलेक्ट किया गया। दे कैन आस्क द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 30 को सीआरए में डाल ही दिया। फाइन। अब पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन देख लेते हैं कि कितना बिजली जो है एक पर्सन बिहार का कंज्यूम करता है। तो पहले था ये 2021 में 134, 11-12 में माफ करिए, और अभी 2024-25 में 374 किलोवाट आवर का बिजली जो है पर्सन पर कैपिटा एक इंसान कंज्यूम कर रहा है। तो ये नंबर पूछ सकते हैं, ये भी अगेन पीवाईक्यू है, पहले पूछ चुके हैं पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। तो दिस इज 374 किलोवाट आवर 2024-25 के लिए। अगला, अभी कितनी बिजली उत्पादक क्षमता है बिहार की? द कमीशन पावर कैपेसिटी ऑफ बिहार इट स्टैंड्स एट 11,764 मेगावाट्स। अब इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो है थर्मल एनर्जी का, जो कि दुख की बात है क्योंकि हमें सेकेंडरी सोर्सेज पर डिपेंड करना चाहिए, बट इतना मुश्किल है शिफ्ट करना कि एकदम क्विक शिफ्ट नहीं हो सकता, बट स्टिल इट इज देयर। नेक्स्ट स्टेज पे आप देख सकते हो सबसे नंबर 1 पे तो थर्मल है जो कि 7,743 मेगावाट कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन सोलर जो है सेकंड स्टेज पे आता है, और ये रिन्यूएबल सेक्टर का लार्जेस्ट सोर्स है, और ये कुछ इतना 1900 मेगावाट कंट्रीब्यूट कर रहा है। कम है, इसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बिहार में थोड़ा मुश्किल है सोलर के ऊपर काम कर पाना। कुसुम स्कीम जैसे स्कीम्स वगैरह इसके लिए काफी हेल्पफुल हो रहे हैं। हमारे पास ऐसे फार्मलैंड्स नहीं, और फ्लड अफेक्टेड होने की वजह से भी थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रेंट्स आ जाती है। विल नॉट लुक इनटू दिस, बट अब ध्यान रखिए कि नंबर 1 जो है वो थर्मल है, नंबर 2 पे जो सोलर है, फिर हाइड्रो से ये 1356 मेगावाट, विंड से 699, बागास, बायोमास और बाकी सब चीजों से थोड़ा बहुत 44 मेगावाट आ जाता है। तो आपको टॉप 2 याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले थर्मल, फिर सोलर और टोटल, थर्मल, सोलर और टोटल, इतना बिजली उत्पादक क्षमता है बिहार की। अब देखिए थोड़ा सा बजट का डेटा देखेंगे हम। इस वर्ष का जो बजट है बिहार का 24-27 का, वो है इतना 3,47,589.76 करोड़। आपको ये नंबर लर्न करना पड़ेगा, वो बजट पूछ लेंगे, ऐसे ही नंबर दे देते कई बार, तो आप ये नंबर याद रख लीजिएगा। अभी रफ आप इसे 3.5 लाख करोड़ कह सकते हो, बट आपको पूरा 4.347 जो पूरा नंबर है याद होना चाहिए। ग्रोथ रेट क्या प्रोजेक्ट किया गया? बजट जो है उसमें एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट होता है जो वर्ष चलेगा 2026-27 के लिए, कि क्या वो ग्रोथ अचीव करना चाहेंगे, ऐसा वो प्रोजेक्ट करते हैं। फिर जब सर्वे में आएगा तो रियलिटी पता चलेगी, ठीक है। तो ये 14.9% इन्होंने लगभग 15% का इन्होंने प्रोजेक्शन रखा है। 5 पिलर्स हैं इस साल के बजट में बिहार के। पहला है नॉलेज, इंटेग्रिटी, साइंस, एस्पिरेशंस एंड रिस्पेक्ट। ये याद रख लीजिएगा, ये पिलर्स विलर्स बहुत पूछते हैं वो। अब इसका कुछ मतलब बनाइए, KISAR, यू कैन मेक एनीथिंग, या रिस्क करके हाँ यू कैन डू दिस, अपना कोई भी निमोनिक बनाइए, बट याद रखिए नॉलेज, इंटेग्रिटी, साइंस, एस्पिरेशंस, रिस्पेक्ट, ये है इनके 5 पिलर्स। फिस्कल डेफिसिट देखना, देखिए इनका फेवरेट है, फेवरेट। ये 4-5 साल का आपको डेटा पता होना चाहिए। तो 2024-25, 26-27, 24-25 में ये 4.2% है एक्चुअल्स। मतलब अब जो है हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, जब 1-2 साल बीत जाते हैं तब सारा अलग अलग सोर्स से जो भी डेटा होता है, रिवाइज एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स, इन सबको मिला जुला करके जहां भी कमियां होती है, जहां भी डेटा हमारे पास नहीं आता है, उन सभी डेटा को अचीव कर लेने के बाद जब रियल फिगर आती है तो उनको एक्चुअल्स कहा जाता है, ठीक है। अभी इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, और इतना पूछते भी नहीं कि बजट एस्टिमेट्स, एक्चुअल्स, रिवाइज एस्टिमेट्स में डिफरेंस बताइए। दे जस्ट आस्क कि रिवाइज एस्टिमेट्स के हिसाब से कितना है, एक्चुअल्स के हिसाब से कितना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 24-25 वर्ष में फिस्कल डेफिसिट 4.2% था, 25-26 में 11.8% था रिवाइज एस्टिमेट्स के हिसाब से, और 26-27 के लिए प्रोजेक्टेड है 2.99%, लगभग 3%। अभी आप देख सकते हैं कि पिछले साल
काफी सारा खर्च हुआ है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट का। जब भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे लोगों के हाथों में पहुंचाती है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या कोई और स्कीम हो, महिला रोजगार योजना जैसी, और आप इन हैंड कैश दे रहे होते तो काफी ज्यादा एक्सचेकर पर उसका लॉस होता है, उसका अफेक्ट पड़ता है। तो ये ड्रास्टिक राइज है, 4.4.2%, लगभग इतना ही एस्टिमेट था। इनका एस्टिमेट था कि 4.2 के आसपास ही, 4 के आसपास ही रखना है, 3-4 ही रखना है, पर इतना बढ़ गया, 11.8 चला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब एलोकेशंस देखते हैं कि किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया गया, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है और बनेगा। एजुकेशन को 19.6%, जितना भी बजट है उसका ऑलमोस्ट 20%, यानी कि 19.6% एजुकेशन को जाता है। फिर नेक्स्ट जाता है रूरल डेवलपमेंट को, फिर हेल्थ को, फिर एनर्जी को। ये टॉप 4 याद रखिएगा। नंबर 1 पे एजुकेशन, 2 रूरल डेवलपमेंट, 3 हेल्थ, 4 एनर्जी। फाइन। अब देखते हैं कि ये जो पैसा का सोर्स है वो क्या है, कहां से पैसा आ रहा है। रेवेन्यू के सोर्सेज हम देख लेते हैं। वेयर डज द रूपी कम फ्रॉम। तो सबसे ज्यादा पैसा आता है स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्स, सेंटर्स टैक्सेस। तो जो भी सेंट्रल टैक्स कलेक्ट कर रही है उसमें स्टेटों को उनका हिस्सा देती है, और इस हिस्से को देने के लिए इनको फाइनेंस कमीशन बताती है कि आपको कितना % देना है। ठीक है, तो बिहार को उसकी टोटल आमद का 45.5% जो है सेंटर से मिलता है, सेंटर के टैक्सेस के पैसे से स्टेट का हिस्सा उनको मिलता है। उसके बाद दूसरा जो नंबर पे आता है वो है इनका खुद का टैक्स रेवेन्यू, जो कि 27% है। 45 हो गया, और यहाँ पे नहीं 27 2.7, माफ करिएगा। जो सेकंड नंबर है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू। ऑफ कोर्स आई थॉट इतना रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। तो फर्स्ट नंबर पे है सेंटर वाला, सेंटर का शेयर। दूसरा इनका खुद का टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद आता है लोन्स और पब्लिक डेट, उससे पैसा। फिर स्टेट का खुद का, हाँ ये स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, दिस इज रॉन्ग हियर। ठीक है, स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स से 2.7% के आसपास आता है उनको। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा सेंटर देती है, सेंटर जो स्टेट का शेयर देती है। उसके बाद अपनी टैक्स रेवेन्यू का 18.9%, लगभग 19%। उसके बाद लोन वगैरह से, पब्लिक डेट से स्टेट का 17.8% जो है पैसा आता है, और खुद के इनके नॉन टैक्स जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उससे 2.7%, लोन वगैरह की रिकवरी से ये 0.15%। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आपको शुरू के 2-3 याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा जाता कहाँ है, तो ये देखिए सोशल सर्विसेज में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है, 41.55% जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप जनरल सर्विसेज के अंदर, 28.12%। अब गवर्नमेंट जो है, बिहार गवर्नमेंट, वो इसी तरह से डेटा दे रही है। उन्होंने इसके अंदर जो डिविजन्स हैं इसको डिटेल में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको जो एग्जाम में बीपीएससी पूछ रही है वो इतना है कि किस सर्विसेज में कितना % जा रहा है और सबसे ज्यादा किसका है। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, समय कितना है, समय किसके पास इतना है कि नहीं। 41.55% सोशल सर्विस, 28.12% जनरल सर्विस। फिर इकोनॉमिक सर्विस को 23.99% जा रहा है, और रीपेमेंट ऑफ डेट, जो भी वो डेट लेते हैं उसको पे करने में 6.5%, 6.5%। फिर लोन्स और एडवांसेस, उसके भी पैसे देने हैं। ठीक है, तो उसमें भी 0.4%। अब सोशल सर्विस में 11.555 है, जनरल में 28 है, इकोनॉमिक में 23 है, डेट वेट का 6.5%, 7% के आसपास है। बस डिटेल में जाइएगा, टॉप 3 देख लेना है, इसी से क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स ऑफ बिहार कि अलग अलग चीजों के उत्पाद में बिहार कहाँ है। तो मखाना के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है, लीची के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। ऑफकोर्स इनको जीआई टैग्स मिला हुआ है कि नहीं। मेज, मकई इसके सेकंड नंबर पे हैं बिहार प्रोडक्शन में। तो जिस में फर्स्ट है ये तो आपको याद होना चाहिए। मखाना, लीची डिफिकल्ट भी नहीं है याद करने के लिए, ये हम लोग को पता है। फाइन, कि नॉर्थ बिहार के 3-4 जिलों का हो गया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा टाइप्स, और फिर लीची मुजफ्फरपुर की लीची और उसके आसपास के जिलों से। मेज के प्रोडक्शन में हम सेकंड रैंक पे आते हैं, हनी के में 4th, और राइस के प्रोडक्शन में 5th। जी देखिए, आप लोग को लग सकता है कि राइस इतना खाया जाता है तो हम टॉप 3 में होंगे, नहीं, वी आर एट 5th प्लेस, क्योंकि प्रोडक्शन देखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वीट में 6th प्लेस पे। तो राइस और वीट का 5-6 याद रखिएगा, और इनका जो नंबर 1-2 वाले हैं। फिर ग्रोथ रेट के बेसिस पे कि कौन सी चीज की प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट के हिसाब से टॉप पे है। तो एग्स की प्रोडक्शन में जो हमारी ग्रोथ है वो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग अभी, मतलब प्रोडक्शन की ग्रोथ हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाइज नहीं, ग्रोथ रेट वाइज
ठीक है, पिछले वर्ष से इस वर्ष में कितना ज्यादा इंक्रीज है एग्स की प्रोडक्शन में, तो वो इंक्रीज पे रैंकिंग करेंगे ना, तो बिहार नंबर 1 पे आएगा। फिश के मामले में 4th रैंक पे आएगा, और मिल्क के में 6th, मीट के में 9th। तो ये शुरू के 3-4 जो इंपॉर्टेंट है। अब ये बीपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है इस चीज को। पोल्ट्री वोल्ट्री रिलेटेड डेटा पहले भी पूछ चुकी है। थोड़े से हम यहाँ पे और हाईलाइट्स देखेंगे, बस फिर विल बी एंडिंग दिस टॉपिक। बजट हाइलाइट्स, जो जीएसडीपी है बिहार का 26-27 के लिए करंट प्राइस पे प्रोजेक्ट किया गया है कि 13.1 लाख करोड़ जो है इस बार 26-27 में बिहार इतना उत्पाद करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% की ग्रोथ हम 2025-26 से रजिस्टर करेंगे। मतलब 25-26 में जितना प्रोडक्शन था और 26-27 में जितना प्रोडक्शन होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 15% का होना चाहिए। दैट इज टू बी इंक्रीज ग्रोथ ऑफ 15%। जबकि यूनियन गवर्नमेंट मान रही है कि वो 10% का ग्रोथ कर पाएंगे पिछले साल के मुताबिक। तो ये याद रखिएगा कि क्या एक्सपेक्टेड है और ये क्या ग्रोथ रेट एम कर रहे हैं। अब देखिए रेवेन्यू सरप्लस 26-27 के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि एक रेवेन्यू सरप्लस ये 0.1% का अचीव करेंगे, ठीक है, 0.1% ऑफ जीएसटीपी, जो कि इतना होगा 1100 करोड़ के आसपास। इसको कंपेयर करें तो जो पिछला वर्ष है 25-26, इसमें ये डेफिसिट में थे, वो भी 6.7% ऑफ जीएसडीपी में। बाय मतलब ऑलमोस्ट काफी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, 6-6.5% का डिफरेंस है। पर नेक्स्ट ईयर के लिए लोग सरप्लस को एम कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि 0.1% का सरप्लस होगा। ठीक है, पॉलिसी हाइलाइट्स देखते हैं। कुछ स्कीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 7 निश्चय। इसका जो 3 है 7 निश्चय 3, इसका ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ये 25 से 30 के लिए, 2025 से 2030 के लिए। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। क्या टारगेट्स हैं? सबसे पहला कि डबल करना है पर कैपिटा इनकम को, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज इंप्रूव करने हैं, और प्लान सिटीज डेवलप करनी है, नई प्लान सिटीज लेके आनी है, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। तो जो कीवर्ड्स देख रहे हैं ना आप, इस पे ध्यान दीजिएगा। डबलिंग द पर कैपिटा इनकम, इंप्रूविंग ईज ऑफ लिविंग, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, फार्मर इनकम बढ़ाना, ये सब ध्यान रखिएगा। पूछ सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स थे। अब इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, एक स्कीम आई है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, ये स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, जिसके अंदर स्टेट जो है वो 3,000 पर ईयर किसानों को देगी, फार्मर्स को देगी। और इसी स्कीम के अंतर्गत 6,000 जो है इन एडिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर तो 6,000 एनुअली दे ही रही है, ठीक है, और साथ साथ स्टेट जो है वो 3,000 देगी, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के अंदर। तो मिला जुला के टोटल कितना जाएगा? 9,000। 3,000 स्टेट से, 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट से किसान सम्मान निधि में आ ही रहा है, तो मिलाकर के जो अमाउंट आएगा 9,000 कहलाएगा, और ये जो होगा इस स्कीम के अंतर्गत आएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। तो यहाँ पे हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट वाला स्कीम, और यहाँ सेंटर भी स्टेट भी अपना 3,000 अपना शेयर भी देगी। तो अमाउंट याद रखिएगा, टोटल 6 + 3 9 हो जाएगा, फाइन। और ये किनके नाम पे? कर्पूरी ठाकुर के ऊपर है स्कीम का नाम। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल हब, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे गया के अंदर, और ये फेज 2 होगा इसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का फेज 2 होगा। और अमृतसर से लेकर के कलकत्ता के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाई जा रही है। तो क्योंकि बिहार उसी रास्ते में लाई करता है, ठीक है, पंजाब और कलकत्ता के बीच में हम यहाँ पे लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो गया शहर है तो वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना जाएगा इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, इसी स्कीम के अंतर्गत। ट्रांसपोर्ट में देखिए 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, नंबर याद होना चाहिए 5। फिर जो भी बसेस हैं, पब्लिक बसेस, उनको सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और 2,000 पब्लिक स्टेशन, 2,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो इनके लिए चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत है। फिर एक स्कीम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसने पूरे वर्ष बिहार में पिछले साल मतलब हेडलाइंस बनाई थी। इसको सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, लॉन्च ईयर एंड मंथ यू हैव टू रिमेंबर, सितंबर 2025, फाइन। ये स्कीम क्या ऑब्जेक्टिव लेके आई है कि महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा हर परिवार से एक महिला को, ठीक है। क्या है? इनिशियली 10,000 का ग्रांट दिया जाएगा, और ये जो है दिया जा चुका है। 1.56 करोड़ वुमेन हैव बीन गिवन दिस ग्रांट, ये पिछले वर्ष हो चुका है, ठीक है। और तो और फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज में बी प्रोवाइडेड अपॉन स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। तो आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं इससे, अगर आपने कोई एंटरप्राइज स्टार्ट किया, बिजनेस शुरू किया, कुछ भी किया, तो आपको
उसके ऊपर ऑफ कोर्स सर्वेज होंगे आपका, फिर एनालिसिस होगा कि आपने किस तरह का एंटरप्राइज स्टार्ट किया है और वो सही है कि नहीं। सब चीजों को वेरीफाई करने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट 2 लाख तक का दिया जाएगा। ठीक है, ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000, 2 लाख, 1.65 करोड़ विमेन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये नंबर्स अगर इन पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, छूटने भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रहा इसके सारे कंपोनेंट्स। लास्ट एक और चीज देखनी है हमें कि इस सर्वे ने ऐसा हाईलाइट किया कि लो रेवेन्यू बहुत रेज कर रही है लोकल बॉडीज के रेवेन्यूज बहुत घट रहे हैं, मतलब इतने नहीं रेज कर पा रही है। कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए रूरल और अर्बन बॉडीज को जो स्टडी किया गया तो पता चला कि बहुत कम एम्पावर्ड है, इनको थोड़ा एम्पावर करना चाहिए ताकि अपने ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। 16 फाइनेंस कमीशन ने भी इस चीज को नोट किया है। उन्होंने बोला कि लोकल बॉडीज जो है बहुत ज्यादा ग्रांट्स पे डिपेंड करती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाले ग्रांट्स के ऊपर। खुद के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इनके बहुत कम है। रूरल बॉडीज का देखा जाए, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं वो मात्र 0.03% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी जो है अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से हासिल कर पाती हैं, जो कि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स लाइक केरला एंड महाराष्ट्र, जो कि 2.38% ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रखते हैं। महाराष्ट्र का 1.21% है ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर लोकल बॉडीज। वैसे अर्बन लोकल बॉडीज के भी ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू 0.09%, ये भी बहुत कम है अगर हम तुलना करें दूसरे स्टेट से। तो कितना, जो अर्बन एरियाज में मोस्टली क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कम हो रही हैं, तो नॉन एग्रीकल्चरल जीडीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो 0.09% है ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू का। ठीक है, और ये बहुत कम है कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। यहाँ देखिए 1.4, यहाँ पे 0.09। तो दूसरे स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं। तो कमीशन ने ये नोटिस किया है कि इनको अपने खुद के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को टैप इन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एनफोर्समेंट मैकेनिज्म थोड़ा पुअर है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस की कमी काफी ऑब्वियसली दिख रही थी उनको, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह। तो ये सारे कारण हैं। अगर आपको इस तरह का कोई पॉइंट दिखे बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन में आ रहा है कि लो ओएसआरस या लो ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, तो समझ जाइएगा कि आप ये पढ़े हैं और ये वहां से सर्वे से क्वेश्चन है। थोड़ा सा नंबर देख लीजिएगा रूल का कितना है और अब उनका कितना है। दैट्स इट। अब देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया, क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो अपने पढ़े हुए अभी तक के इंफॉर्मेशन के ऊपर के जो हमने नोट्स ऊपर दिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट खराब है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, फिर भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, उन्होंने शायद इमेज क्लिक करके अपलोड कर दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिहार इकोनॉमी। ये देखिए, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2025-26 ओवर द पास्ट 3 ईयर बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ हैज कंसिस्टेंटली आउटपेस्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ बोथ एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। अगर आपको याद हो तो मैंने ये स्टेटमेंट ऊपर पढ़ाई है। दूसरा देखिए, एट कांस्टेंट 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पे बिहार की इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू अचीव 8.6% ग्रोथ इन 2024-25 एक्सीडिंग 6.5%। अब चलते हैं ऊपर। आई हैव स्टेटेड दिस कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, ओवर पास्ट 3 इयर्स बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ हैज कंसिस्टेंटली आउटपेस्ड इंडिया जीडीपी बोथ एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। उसके बाद उन्होंने ये वाला आंकड़ा पूछा है कि बिहार का क्या रहा है और इंडिया का क्या रहा है, 8.6 और 6.5। तो नाउ यू नो कि ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सिमिलरली देखिए स्कीम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2025, और ये कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है? इट एम्स टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन, वो भी मेंशन था, बजट में मेंशन है ये चीज। फिर स्कीम के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है हर फैमिली से एक महिला को, बिल्कुल सही। फिर 10,000 का जो है इनिशियल ग्रांट दिया गया है 1.56 करोड़ वुमेन को। ये देखिए आप स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे से उठा करके स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन बनाया बीपीएससी ने। वो ऊपर जो हमने पढ़ा है यहाँ पे ये देखिए, ये सर्वे का है, ये इसी को एज इट इज लाइन बाय लाइन इन्होंने उठाया हुआ है क्वेश्चन बनाने के लिए। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज में भी प्रोवाइडेड अपॉन स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट सही रखी है बट यहाँ पे आंकड़ा बस गलत कर दिया। 5 लाख था, 2 लाख था, इसको उन्होंने 5 लाख कर दिया है। एज इट इज ये लाइंस उठाई गई हैं सर्वे से, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट 4th गलत हो जाता है और आपका 1 2 3 करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन तो हमने 2024-25 का किया है। देखिए डेटा हमने इसको कवर किया है, कहाँ गया, हाँ ये रहा सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? जीएसवीए में, टर्शरी सेक्टर का, देन सेकेंडरी सेक्टर का और फिर प्राइमरी सेक्टर का। तो इट्स 3-1 ये कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सबसे ज्यादा टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, 3-1। तो जो भी ये वाला करेक्ट होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चंस है, यू कैन डू इट।
ये देखिए, विद रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड टू द फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार। तो 2026 के लिए 3% टारगेट था, और दिस इज लोअर देन द एक्चुअल्स फॉर 2024-25 4.2%. The revised estimate for 25-26 is 11.8%, which is significantly higher than the permitted fiscal deficit limit of 3.5% of GDP excluding central capex loans. तो अब फिजिकल डेफिसिट अगर हमारा डेटा देखेंगे ऊपर जाकर के, तीनों वर्ष का यहाँ पे मेंशन है, कहाँ गया फिजिकल डेफिसिट, हाँ देखिए ये वो सारे नंबर्स हैं, 4.2%, 11.8%, 2.99% एंड विथ रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो अगर आप इसको मैच कर लेते हैं, मेमोराइज किया हुआ रहता, तो समझ में आता कि 4.2 मतलब एक्सपेक्ट किया गया था, सॉरी दिस लोअर देन द एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट, टारगेट किया गया था 3%, बट आया 4.2, हमने देखा 26-27 का। वैसे ही 25-26 का 11.8 है। तो ये अगर कॉन्फिडेंस रहते तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह से और भी जो भी दूसरे पेपर्स हुए हैं रिसेंटली, इनके क्वेश्चंस को आप जाकर डाउनलोड करिए, इसके इकोनॉमिक्स और बजट के क्वेश्चंस को लगाइए, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऑडिटर का पेपर जो है वो पहले हुआ था बाकी सब पेपरों के हिसाब से, तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे बजट के हैं, तो उनको मत देखिएगा, क्योंकि पिछले वाले से आप क्वेश्चन नहीं बनेगा। 72 के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन होंगे इसी वाले बजट इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि हमने देखा जो रिसेंट इन्वायरमेंटलिस्ट का पेपर हुआ, स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ, उसमें 2025-26, 26-27 इसके सर्वे और बजट को रिस्पेक्टिवली यूज किया गया है। फाइन, सो दिस इज हाउ वी एंड दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट, और दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द डेटा अगेन एंड अगेन। इन सारे नंबर्स को आप बार बार देखिए, इनको खुद से ड्रॉ करके रख लीजिए अपने डेस्क पर, अपने नोटबुक में, जस्ट मेमोराइज दीज अगेन एंड अगेन, दे गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। कॉन्फिडेंस बनाइए इन नंबर्स के ऊपर। That's it. Thank you so much for watching.